वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। प्रीवियस जो 2-3 लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया कि गैसेस क्या होती हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ इनको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं। फिर हमने देखा कि लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह लिक्विड को इफ़ेक्ट करती हैं। उनका थोड़ा सा हमने कंपैरिजन देखा लिक्विड और गैसेस का, जिसमें हमने डिफ्यूजन, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की। आज के टॉपिक में हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सॉलिड स्टेट क्या है। चैप्टर के स्टार्ट में भी इंट्रोडक्शन जब दिया था मैंने आपको बताया था कि मैटर की बेसिकली 4 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। बट 9th-10th क्लास में प्लाज्मा के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की गई। जस्ट 3 जो उसकी टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, उन्हीं को कवर किया गया है। इसलिए आप लोगों ने यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैटर की 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहली दोनों टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमने देखना है सॉलिड को। सॉलिड के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये 3rd टाइप है, 3rd स्टेट है मैटर की। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी शेप एज वेल एज वॉल्यूम, यानी शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट होते हैं, डिफाइन होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे हमने पहले गैसेस के बारे में पढ़ा, इनकी ना तो कोई शेप है ना ही कोई वॉल्यूम। फिर हमने लिक्विड्स के बारे में पढ़ा, शेप तो इनकी भी नहीं है मगर इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। यानी अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, अगर 1 गिलास पानी है तो क्या उसको हम अगर देचकी में डालते हैं, किसी बाउल में डालते हैं, तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं। हाँ, शेप ज़रूर चेंज होगी, वॉल्यूम सेम रहेगा। अब आ गई है सॉलिड। सॉलिड की बात यह है कि इसमें वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड है, दोनों डेफिनेट है, दोनों ही चेंज नहीं होगी। फ़र्ज़ करें एक पेंसिल है, इसका वॉल्यूम भी हमेशा इतना ही रहेगा और इसकी शेप भी यही रहेगी। हमें इसे जहाँ मर्ज़ी रख दें, जिस मर्ज़ी बर्तन में इसको हम रखें, ना तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा ना ही इसकी शेप। इसी तरह अगर कोई बुक है, कोई भी चीज़ जो सॉलिड स्टेट में है, उसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। और इसके अब रीज़न क्या है? कि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। इन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड क्लोजली पैक्ड, और बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। और इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो इन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमें मोशनलेस दिखाई देते हैं। और इसलिए जो डिफ्यूजन है, जो हमने गैसेस में भी पढ़ी है और लिक्विड्स में भी पढ़ी है, सॉलिड की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। डिफ्यूजन इज डजंट अकर इन सॉलिड्स। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये बिल्कुल हमें मोशनलेस दिखाई देते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर सिर्फ एक मोशन होती है जिसको हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। इससे आप सब लोग आगाह हैं। जैसे कि हम कहते हैं मोबाइल जो सेल है वाइब्रेशन पे लगा हुआ है, तो जब किसी की कॉल आती है तो वो क्या करता है? थरथराता है। जस्ट ये नहीं होता कि वो एक जगह पे पड़ा हुआ वो दूसरी जगह पे मूव कर लेता है, नहीं, जिस अपनी ही जगह पे मेन पोजीशन के इर्द थोड़ा थोड़ा वो क्या करता है? थरथराता है, वाइब्रेट करता है। तो बस सॉलिड्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, मोशन होती है, वो कौन सी होती है? वाइब्रेशनल मोशन। तो हमने क्या पढ़ा? अभी मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है सॉलिड के बारे में। ये 3rd स्टेट ऑफ मैटर है। इसकी शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग अमंग देम, सो दे आर सीम्स टू बी मोशनलेस। ये बिल्कुल मोशनलेस दिखाई देते हैं। दे कैन नॉट डिफ्यूज एंड पोजेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन। जी, ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो 1 बाय 1 हमने गैसेज और लिक्विड्स की देखी। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, वो है मेल्टिंग पॉइंट। नाम से ही हमें समझ आ रही है मेल्ट होने का जो पॉइंट है, जो जिस पॉइंट पर आकर इसने मेल्ट होना आता है, एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट, जो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसको हम उसका क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से है: द टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत, एट विच, जिस पर अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, जिस पे सॉलिड पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है विद लिक्विड स्टेट। यानी दोनों स्टेट्स जो हैं वो डायनामिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में है, एक को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही वक्त में। उस दर्जा हरारत को, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या डेफिनेशन है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट स्टार्ट मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड स्टेट इज नाउन एज मेल्टिंग पॉइंट।
कि वो दर्जा हरारत जिस पर कोई भी ठोस पिघलना शुरू हो जाए और उसकी जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट है वो कोएग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम की स्टेट में, तो हम कहते हैं ये किसी भी सॉलिड का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमें पता है जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जस्ट वाइब्रेशनल मोशन है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो जब किसी भी सॉलिड को हीट किया जाता है तो जो इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, हीट करने से मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी मज़ीद बढ़ जाती है, वो ज़्यादा वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं और अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं आहिस्ता। जैसे हीट बढ़ती जाएगी ये वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी और जब हीट इतनी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, लगातार मिलती है, एक हीट बढ़ेगी और कंटिन्यूसली बढ़ेगी, तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि पार्टिकल्स अपनी वाइब्रेशनल मोशन को भी लीव कर देते हैं, स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी जो मेन पोजीशन है, पॉइंट है, उसको छोड़ देते हैं और मोबाइल हो जाते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और इसी टेम्परेचर पर क्या होता है, फिर जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाते हैं। ये तो मैं फिर से बताऊंगी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बड़ी स्ट्रॉन्गली कंबाइन होते हैं, लेकिन जैसे इनको हीट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन मोशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप हीट करते जाएं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इनकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो बिल्कुल अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगे। तभी कोई सॉलिड जो है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं ये इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये इन्होंने इसकी इक्वेशन बताई। ये देखें कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये है इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। नेक्स्ट है रिजिडिटी। तो रिजिड सख्तपन को हम कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल। हमें पता है जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो मोबाइल नहीं है, यानी मूव नहीं करते, उनकी फिक्स पोजीशन होते हैं और यही वजह है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजिड होता है, सख्तपन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। ये इस चैप्टर में हम थर्ड टाइम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने गैसेस की डेंसिटी डिस्कस की, फिर हमने लिक्विड्स की डेंसिटी डिस्कस की, अब हम सॉलिड की डेंसिटी देखेंगे। डेंसिटी बेसिकली सेम है, मैस बाय वॉल्यूम, यानी किसी भी चीज़ में मैस और वॉल्यूम की रेशियो निकाल लें तो वो उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकलेगी। तो इनकी जो डेफिनेशन है डेंसिटी की वो सेम रहेगी। सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें या गैसेस की, हाँ, बट सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड और गैसेस से डिफरेंट होती है और ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो सॉलिड का मैस है वो बहुत ज़्यादा होता है और गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और जो लिक्विड्स हैं वो इंटरमीडिएट आते हैं, लिहाजा उनकी डेंसिटी भी इंटरमीडिएट है बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। अब हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड्स आर डेंसर दैन लिक्विड एंड गैसेस। ये डेंसर होते हैं लिक्विड और गैसेस दोनों की निस्बत। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्लोजली पैक होते हैं और इनके दरमियान खाली जगहें नहीं होती, लिहाजा इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं बच्चे, ये MCQs भी आ जाते होते हैं कि एलुमिनियम की डेंसिटी कितनी है, आयरन की डेंसिटी कितनी है, गोल्ड की कितनी है। आयरन तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में घरों में हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आयरन है, तो आपको आयरन की डेंसिटी वैसे पता होनी चाहिए, 7.8 है। और जो गोल्ड भी ज्वेलरी यूज़ करते हैं उसकी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, 19.3। और एल्यूमिनियम की भी आपको पता होना चाहिए, 2.7। यूनिट क्या है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड की डेंसिटी के लिए हम यहाँ लिक्विड की डेंसिटी के लिए ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का यूनिट यूज़ करते हैं, जबकि गैसेस के लिए ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। यही रीज़न है। तो ये बच्चे क्या है, डेंसिटी थर्ड प्रॉपर्टी थी सॉलिड्स की। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, हमने इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा कि वो जिस दर्जा हरारत पर मेल्ट हो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। रिजिडिटी के बारे में पढ़ा कि उनके दरमियान क्लोज जो होते हैं बहुत पैक्ड होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, उनको मूवमेंट नहीं होती, फ्री मोबाइल। फिर लास्ट जो इनकी प्रॉपर्टी हमने देखी वो है डेंसिटी, यानी मैस बाय वॉल्यूम। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एज वेल एज गैसेस। और हमने कुछ सब्सटेंसेस के एलिमेंट की डेंसिटी भी देखी, जैसे गोल्ड है, आयरन है या एल्यूमिनियम है। अब जो हमने ये प्रॉपर्टीज़ बस जस्ट इतनी है। अब जो टाइप्स हैं सॉलिड्स की वो क्या है, अब बेसिकली जो सॉलिड है उनकी 2 टाइप्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड एज वेल एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इनमें क्या फ़र्क है, सबसे पहले हम अमॉर्फस सॉलिड को अगर देखें तो हम सिंपल इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, शेपलेस सॉलिड्स। अगर आपको कहे कि शेपलेस सॉलिड्स को क्या कहेंगे तो आपने कहना है अमॉर्फस सॉलिड।
क्योंकि अमारफस वर्ड जो अमारफस है इसका मीनिंग ही है शेपलेस, यानी जिसकी कोई शक्ल ना हो। तो वो सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल्स बाकायदा किसी अरेंजमेंट के अटैच ना हो, बगैर किसी अरेंजमेंट के वो आपस में जुड़े हों, तो तब जो सॉलिड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अमारफस सॉलिड। देखिए ज़रा, अमारफस मीन्स शेपलेस, यानी जिनकी कोई शक्ल ना हो। सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज, यानी जिसमें किसी तरतीब के साथ अरेंज ना हुए हों और उनकी कोई शेप ना हो, वो क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके कोई मखसूस मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होते। अब इसकी आगे एग्जांपल क्या है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सारे के सारे क्या हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। लिहाजा इनके मेल्टिंग पॉइंट कोई भी मखसूस नहीं होते, ये किसी भी दर्जा हरारत पर मेल्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये है। मैं एक दफ़ा फिर बताऊंगी आपको कि अमॉर्फस सॉलिड हमने देखा क्या होते हैं, वो सॉलिड जिनकी कोई शेप ना हो, जिनमें पार्टिकल्स बिल्कुल किसी अरेंजमेंट के बगैर ही आपस में जुड़ जाएं, कोई भी पार्टिकल कहीं भी लग जाए, कोई बाकायदा इनमें अरेंजमेंट ना हो, तरतीब ना हो, उनको हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। इनकी कोई ख़ास इनकी शेप नहीं होती और ना ही इनके मेल्टिंग पॉइंट मखसूस होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिक, रबर, ग्लास वगैरह सारे इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट होंगे। वो सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल जो है बाकायदा मखसूस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, पॉइंट है कि इस पॉइंट पर ये वाला एलिमेंट अटैच होगा, इस पॉइंट पर ये वाला, तो बाकायदा एक शेप बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न, जिसमें पार्टिकल्स बाकायदा 3 डायमेंशनल पैटर्न के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और उनकी डेफिनेट सरफेसेस हैं, फेसेस हैं, और हर फेस का एक मखसूस एंगल होता है, ये पूरी बाकायदा उसमें अरेंजमेंट होगी। और जाहिर सी बात है ये बिल्कुल अमॉर्फस के अपोजिट है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, शार्प, मखसूस होंगे। और इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं एक दफ़ा फिर से इनको कंपेयर करके आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप कहेंगे वो वाले सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स बगैर किसी अरेंजमेंट के अटैच होते हैं उनको अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं, जबकि वो सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स बाकायदा अरेंजमेंट के साथ अटैच होते हैं, उनके मखसूस फेस होते हैं, हर फेस का मखसूस एंगल होता है, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। नंबर 2 डिफरेंस क्या है, जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। लास्ट आप एग्जांपल देंगे दोनों की, जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है वो ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक आ जाती है, जबकि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें हमारे पास NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, डायमंड वगैरह आ जाते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ सॉलिड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट बच्चे प्रॉपर्टी है, ये भी सॉलिड्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में और शॉर्ट में भी ये अक्सर पूछ लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सॉलिड्स की, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। अब क्या है ये देखें ज़रा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन फॉर्म्स, एक से ज़्यादा शक्लों में, यानी किसी भी एलिमेंट का मौजूद होना एक से ज़्यादा शक्लों में, मगर उसकी फ़िज़िकल स्टेट है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो क्या रहेगी, सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। मैं एक दफ़ा इसकी फिर से रिपीट करूँगी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स, किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा शक्लों में मौजूद होना एक ही फिजिकल स्टेट के अंदर क्या कहलाता है, एलोट्रॉपी कहलाता है। यानी जब एक एलिमेंट मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाए लेकिन उसकी फ़िज़िकल स्टेट एक हो, अगर गैस है तो दोनों गैसेस फॉर्म में हों, लिक्विड है तो दोनों लिक्विड में हों, सॉलिड हैं तो 2-3 जितनी भी हैं सारी की सारी सॉलिड्स हों, मगर मुख्तलिफ अशकाल्स हों तो एलिमेंट भी सेम हो, तो तब उसको हम क्या कहते हैं, ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एलोट्रॉपी है। जैसे कि आगे उन्होंने बताया कि एलोट्रॉपी किसकी वजह से हो सकती है, रीजंस क्या हैं, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एक एलिमेंट के 2 या 2 किस्मों के मॉलिक्यूल पाए जाएं और हर एक के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, यानी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हों मुख्तलिफ किस्म के, और फिर उसके अंदर जाहिर सी बात है एटम्स की तादाद डिफरेंट होगी। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का एलोट्रॉप 2, जैसे एक में 2 ऑक्सीजन के एटम पाए जाएं, दूसरे में 3, तो जिसमें 2 है उसको हम ऑक्सीजन कह रहे हैं जो हमारी हवा में मौजूद है, और थर्ड क्या है, ओजोन O3, जब ऑक्सीजन की O3 की फॉर्म में पाया जाए तो इस एलोट्रॉपिक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन।
ये क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, यानी रीजंस हम पढ़ेंगे एलोट्रॉपी कितनी किस्म की हो सकती है, किस तरह से, यानी ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। अब दूसरी है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट, तो ये क्या होगी, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि सल्फर की एलोट्रॉपी किसकी वजह से, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से। अब जैसे S8 है, अब जो हमारे पास सल्फर की दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म है, दोनों में एटम्स कितने हैं, 8 ही होंगे, दोनों में S8 होंगे, मगर दोनों डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में एटम की जो अरेंजमेंट है, जो तरतीब है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, एक दूसरे के जैसी नहीं होगी। एक की शेप क्या होगी, रोम्बिक, एक की शेप क्या होगी, मोनोक्लिनिक। अब ये शेप में डिफरेंस आ गया, अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया, ये भी एक एलोट्रॉपिक की टाइप है। अभी मैंने आपको बताया कि किस किस वजह से एलोट्रॉपी हो सकती है, एलोट्रॉपिक फॉर्म। एक ये कि मुख्तलिफ नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की तादाद एक दूसरे से डिफरेंस हो जाए, जैसे कि O2 और O3, ये भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। या तादाद एक जैसी रहे मगर तरतीब, अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, तब हम क्या कहते हैं, ये भी क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। जैसे कि हमारे पास सल्फर है, वो रोम्बिक हो सकती है, मोनोक्लिनिक, दोनों में सल्फर के एटम जो हैं वो 8 ही होंगे, मगर अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो ये भी हमारे पास क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब एलोट्रॉपिक में एक टर्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये क्या है, हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज इनटू एन अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी वो दर्जा हरारत जिस पर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से वो एलिमेंट दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस दर्जा हरारत को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर का। किसका नाम दे देते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि सल्फर है, मैंने आपको बताया कि इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, एक दूसरे से रोम्बिक है या मोनोक्लिनिक है, दोनों में एटम्स की तादाद सेम है, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर क्या है 96 तक है, यानी 1 से लेकर 95 तक अगर टेम्परेचर रखें सल्फर का, तो वो रोम्बिक फॉर्म में ही रहेगी। यानी आपसे कोई पूछे यहाँ 50 टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस, तो बताएं सल्फर किस फॉर्म में होगी, तो आपने कहना है रोम्बिक फॉर्म में। अगर 95 है तब भी आपने कहना है रोम्बिक फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आपने दर्जा हरारत 96 कर दिया, तो सल्फर जो है वो रोम्बिक से कन्वर्ट हो जाएगी मोनोक्लिनिक में। अब ये जो दर्जा हरारत है 96, इसको हम कहेंगे ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है सल्फ़र का, वो दर्जा हरारत जिस पर एक जो हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, या हम कहें ऑक्सीजन जो है ओजोन में कन्वर्ट हो जाए, जिस दर्जा हरारत